अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे जहाँ हमने लास्ट में ख़त्म किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी। हम लोग साइलेंट फीचर्स लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी द प्रसिस्ट इन द एंशंट इजिप्ट। प्रसिस्ट जो कि हाथ देखकर, सितारों को देखकर आपको बताते थे। वो जो एंशंट इजिप्ट के थे, केयरफुली स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज़। कैलेस्टियल बॉडीज़ होता है जो आसमान पे जो बॉडीज़ मूव करती हुई हमें नज़र आएँ, जैसे सितारे मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं, गिरते हुए नज़र आते हैं। एंड डिस्टिंग्विश अ टोटल ऑफ 5 प्लैनेट एंड 36 स्टार। इन्होंने हमें डिफरेंस बताया जो प्रिसिस्ट थे, जो जिस तरह अगर मैं इजी वर्डिंग में बताऊं, जिस तरह आप हिंदू कल्चर ले लो, उसमें हम कहते हैं वो पंडित कहते हैं उसको, जो हाथ देखता है, जो आपका बताता है हाल, कुंडली एक तरह से कहते हैं, वो निकालता है। तो ये जो प्रिसिस्ट है ये आपको हाल बताता है कि सितारे गिर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा ये इस बारे में बताता था। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंस बताया था कि 5 प्लैनेट्स का और 36 स्टार्स का। इन्होंने बताया था कि हाउ टू मेजर टाइम। हम क्योंकि पहले ज़माने में, अब तो आजकल घड़ियाँ आ गई हैं, वॉचेस आ गई हैं, मोबाइल्स आ गए, हम तो इससे देख लेते थे। तो इन्होंने हमें बताया था कि आप सुबह सुबह पहले ज़माने में ना लोग सूरज से टाइम देखते थे, फिर रात को चाँद से देखते थे, सितारों से देखते थे। तो इन्होंने हमें बताया था कि हमने सनडियल को इस्तेमाल करते हुए सुबह का टाइम कैसे देखना है और रात को सैंड एंड वाटर क्लॉक का इस्तेमाल करके रात को हम टाइम कैसे देखते थे। तो एस्ट्रोनॉमी में आप ये बता दोगे, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है सितारों को और उसको स्टडी करना। तो ये जो प्रिसिस्ट हैं ये केयरफुली स्टडी करते थे। एंड देन इन्होंने हमें 5 जो ऐसे प्लैनेट्स हैं और 36 स्टार के बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि हम सुबह के वक्त टाइम कैसे देख सकते हैं, सनडियल से। रात को कैसे देख सकते हैं, पानी और सैंड की क्लॉक से। ठीक है, मतलब पानी की आवाज़ों से। अब मे बी आई डोंट नो द के कैसे देखते थे, बट वो इनसे देखते थे, ये आपको पता हो। अब हम मूव करते हैं इजिप्टियन कैलेंडर पे। जिस तरह अब हमारे पास आज कितने महीने, अगर मैं बोलूँ 12 मंथ्स है, हर पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, राइट। तो पहले ज़माने में क्या था, इनके सिर्फ 360 डेज़ होते थे 12 महीनों में। सो दे एडेड 5 एक्स्ट्रा डेज़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर वो फिर क्या करते थे, उन्होंने साल के एंड में 5 दिन और ऐड कर दिए, तो वो बन गया 365, यानी कि 360 पहले थे। अब आपको ये पता हो कि इजिप्टियन की सिविलाइजेशन के दौर में कितने दिन होते थे पूरे साल में, 360। लेटर ऑन उन्होंने 5 और ऐड किए तो 365 हो गए। सो हर साल वो सेलिब्रेट करते थे बर्थडे ऑफ अ चीफ गॉड, अपने खुदा की, चीफ गॉड की वो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। दिस कैलेंडर वाज सेटअप अराउंड द एनुअल नाइल फ्लडिंग। अब हमारा जो साल है वो शुरू होता है कब, जनवरी में, यानी कि दिसंबर से आगे सर्दियों में शुरू होता है। इनका जो साल था वो शुरू होता था जब इनका फ्लड आता था। हमारा फ्लड कब आता है, जैसे जून जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं तो फिर फ्लडिंग आती है। तो समझ लो कि इन्हीं दिनों में उनकी भी फ्लडिंग आती थी और फिर वो समझते थे कि अब साल शुरू हो गया नया। तो जैसे ही फ्लड आया तो उनको पता चल गया अब ये साल ख़त्म हो गया, अब नया साल शुरू होगा। तो अब ये याद रखना कि वो लोग, उनका नया साल कब शुरू होता था। सो द टाइम फ्रॉम वन नाइल फ्लडिंग टू द नेक्स्ट वाज मार्क एज़ 1 फुल ईयर। सो वो जो टाइम एक पूरा नाइल फ्लडिंग हुआ, उसके बाद जब अगला साल आया तो फिर उनको पता चला कि अब साल एक पूरा हो गया। सो न्यू ईयर वाज सेलिब्रेटेड इन मिड सितंबर। अब देखो अगस्त चल रहा है हमारे, अब अगस्त के बाद क्या है, सितंबर। अगस्त में कितनी बारिशें हो रही हैं, तो अब इसके बाद में भी खदशा हो सैलाब का, तो वो मिड सितंबर में उनका एक नया साल शुरू होता था। सरप्राइजिंगली इजिप्टियन कैलेंडर ओनली बूस्टेड ऑफ 3 सीजन्स। अब हाउ मैनी सीजन्स वी हैव जस्ट 4 सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। उनके 3 सीज़न होते थे पूरे कैलेंडर में। अब 3 सीज़न कौन से थे? पहला उनको कहा गया एखट को कहते हैं फ्लडिंग, सैलाब का सीज़न। सेकंड पीरियड का मतलब है ग्रोथ, यानी कि विंटर, ग्रोथ जब होती है यानी कि विंटर में हो रही है ग्रोथ। फिर कहा गया शिमू मतलब हार्वेस्ट, जब पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर वो समर कहा गया। तो 3 सीज़न थे बेसिकली। एक उनका था एखट, फ्लडिंग कहा गया, पीरियड ग्रोथ को कहा गया जो कि विंटर, एंड शिमू समर को कहा गया जब आपकी हार्वेस्ट होती थी। तो ये 3 सीज़न आपको याद होने चाहिए कि हाउ मैनी सीजन्स इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन या इन इजिप्टियन कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नेंस, उनकी हुकूमत कैसी थी।
सो द गवर्नमेंट ऑफ एंशियंट इजिप्ट वाज रन बाय किंग, उनकी हुकूमत कौन चला रहा था? किंग चला रहा था, जिसका यकीन ये था टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम द गॉड, उसका बिलीव ये था कि मुझे जो कुछ भी गाइडेंस मिल रही है वो खुदा की तरफ से आ रही है. सो द किंग वाज सीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, तो वो जो किंग था वहाँ पे रिप्रेजेंट करता था खुदा को. सो विल विच ही एनेक्टेड थ्रू द लॉ एंड पॉलिसीज़ ऑफ द किंगडम. सो वो कहता था मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, जो गाइडेंस मिल रही हैं, उसी के मुताबिक वो पूरे किंगडम की, पूरी अपनी रियासत की लॉ, कानून और पॉलिसीज़ बनाता था. सो ये था गवर्नेंस का इनका सिस्टम. ये जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो इसको ज़रा कान खोल के सुनना आप लोग, बिकॉज इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. So Egyptian civilization, the structure of ancient Egyptian civilization was shaped like a pyramid. अब जो ancient civilization की जो society है उसका structure कैसा है? एक pyramid की शेप. pyramid जो एक triangle की शेप होती है. पढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम डिस्कस हम कर लेते हैं, बिकॉज पेपर में हर साल ये डायग्राम आती है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है. देखो, अब सबसे पहले ये बनी हुई आएगी, आपने ये जो नाम लिखे हुए हैं ये नाम आप लोग लिखोगे. ठीक है. मे बी इनके यूजेस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नोबल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मर्स, तो आपको ये पता हो. ठीक है. अब सबसे ऊपर हमारे पास जो है वो है क्या, कौन? पैरो. पैरो के बाद आते हैं ऑफिशियल नोबल्स, प्रेसिस्ट जिसको हम कहते हैं, जो हाथ देखते हैं, जो हाल बताते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे पास एक मिनट सोल्जर्स, जो सिपाही होते हैं. उसके बाद आते हैं स्क्राइब्स. स्क्राइब्स वो होते हैं जो लिखते हैं, जिनको पढ़ना आता है और लिखना आता है और किसी को नहीं आता. उसके बाद मार्चेंट्स होते हैं. उसके बाद क्राफ्टमैन आते हैं. एंड पे आखिरी रुतबे में हमारे पास गुलाम और किसान आते हैं. तो ये पायरामिड का स्ट्रक्चर जो है एंशियंट सोसाइटी का, ये आपको आना चाहिए. इसको बार बार प्रैक्टिस करो कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पे कौन है, फिर कौन है, आहिस्ता आहिस्ता है सारे. और पेपर में आपका सवाल ये पूछा जाएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन एंशियंट इजिप्ट. या तो ये बनाओ या तो फिर आप ये इसके नाम लिखो, तो ये आपको आने चाहिए. ठीक है. अब हम स्टडी करते हैं. द पैरो वाज एट द टॉप. सबसे शुरू में क्या है? पैरो. देन केम द चीफ़ मिनिस्टर. उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर आता है, जो कि चीफ़ मिनिस्टर का काम क्या है? टैक्स को ऑर्गेनाइज़ करना, सुपरवाइज़ करना, किसको? एग्रीकल्चर को, इरिगेशन सिस्टम को सुपरवाइज़ करना, और पैरो को रिप्रेजेंट करना कहाँ पे? लॉ कोर्ट में. तो ये आपको किसका काम है? ये चीफ़ मिनिस्टर का. तो आपको पता हो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ चीफ़ मिनिस्टर, तो ये आप इसको बताना कि ये क्या क्या काम करता है. उसके बाद पावरफुल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट हु ऑफन बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली. जो सबसे ताकतवर बंदे होते हैं उस सोसाइटी के, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? रॉयल फैमिली से. वर इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. कहीं ना कहीं उसको मुल्क का या सल्तनत का कोई एक हिस्सा दिया जाता है जिसको वो डील कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं. वुमेंस को पोजेसेस देयर ओन प्रॉपर्टी. वुमेंस के पास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वुमेन को हक नहीं है कि गवर्नमेंट और बिज़नेस के मामले में बोलने का या टांग अड़ाने का. वो उनकी ज़ुबान में ये कहते थे. सो ऑल स्क्राइब्स. स्क्राइब्स अभी मैंने बताया कि वो लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे. तो जितने भी स्क्राइब्स थे और ऑफिशियल्स थे उनको बहुत इज्जत दी जाती थी. वाई? बिकॉज दे कुड रीड एंड राइट. वो लिख भी सकते थे और वो पढ़ भी सकते थे. सो द टेम्पल प्रेसिस्ट. टेम्पल मतलब जो मंदिर में प्रेसिस्ट होते हैं, वर ऑनरेबल सिटीज़न. उनको अब जैसे पंडित वगैरह, उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी. उसके बाद क्राफ्टमैन हैं, ऑक्यूपाई अ लो रैंक इन सोसाइटी. क्राफ्टमैन को बहुत लोअर रुतबे पे रखा जाता था सोसाइटी में. उसके निचले दर्जे पर पेयन को. पेयन मतलब किसान. किसान हमारे लिए खाना उगा रहे हैं, मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं. फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप. इनका सबसे ज़्यादा ग्रुप होता है. किसान हमारे पास अब मज़दूर कितने हैं जिनको काम नहीं मिलता? सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं का है, पॉपुलेशन उनकी है, लेकिन उनको पिरामिड की शेप में एंड पे रखा जाता है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अभी देख लो कि कितने मज़दूर हमें नज़र आते हैं सड़कों पे, कितने भीख मांग रहे होते हैं, बेगर्स नज़र आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही हैं और इन्हीं को सोसाइटी ने आखिरी रुतबे पे रखा हुआ है. अमीर कौन है? चीफ़ मिनिस्टर, जो ऊपर वाले रुतबे पे हैं सारे. उसके बाद जो फिर हम जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो है. एंड वाले रुतबे पे कौन है हमारे पास? किसान ही है. किसानों को क्या इज़्ज़त दी जाती है, मज़दूरों को क्या इज़्ज़त दी जाती है. तो पहले ज़माने से ये चलता हुआ आ रहा है. ठीक है. सो स्लेव कैप्चर्स इन वॉर. और जो ग़ुलाम है, ग़ुलाम को पकड़ा जाता था जब जंगें होती थी, तो ग़ुलामों को वहाँ पे कैद कर लिया जाता था. उनको लोगों को कैद कर लिया जाता था, फिर उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था और उनके कोई भी राइट्स नहीं होते थे. तो ये था एंशिएंट सोसाइटी का स्ट्रक्चर कि कौन कौन सा क्या क्या रोल करते थे. तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
उसके बाद आता है इनका मज़हब। इजिप्टियन वर पोलीथिस्ट, मतलब इजिप्टियन क्या थे, पोलीथिस्ट थे। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए रेडी रखना है कि इजिप्टियन क्या थे, पोलीथिस्ट। पोलीथिस्ट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने वाला। अब हम अगर मैं बोलूँ वी आर मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट मतलब एक खुदा को मानना, पोलीथिस्ट मतलब ज़्यादा को मानना। सो दे बिलीव इन मैनी गॉड्स, वो बहुत खुदाओं पे यकीन रखते थे और वो कहते थे कि हर खुदा के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है। सो दे एज्यूम गॉड वर लाइक अ ह्यूमन, वो ये सोचते थे कि जो खुदा है वो इंसानों की तरह है। सो हाउसेस वर मेड फॉर देम, वो पूरा घर उनके लिए रख देते थे टू फुलफिल देयर वर्दी नीड्स, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करवा सकें। सो द इजिप्टियन हैड अ फिम बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, इजिप्टियन का यकीन ये था कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर इनका यकीन है। सो दे यूज़ टू वर्शिप गॉड टू बी रिपेड बाय देम, मतलब वो उनको खुदाओं की पूजा करते थे रिपेड, ताकि वो अगर ये मर जाएं तो वो उनको उनके बाद मरने के बाद इनका सिला दें उसका, कि इन्होंने मेरी खिदमत की है। ऐसा जो पैरो थे, पैरो हमने पढ़ा है ना सबसे ऊपर वाले रुतबे पे, ये जो है फ़ैरो बिलीव, इनका यकीन ये था कि हम खुदा हैं। वो अपने आप को क्या समझते थे कि दैट वी आर अ गॉड, एंड देयर सब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड टॉम्ब एंड द टेम्पल फॉर देम इन ऑर्डर टू सिक्योर अ गुड हेयर आफ्टर, मतलब वो अपने लिए टॉम्ब एक पूरा गुंबद वगैरह ये सब कुछ बनाते थे, महल वगैरह, और फिर वो कहते थे टेम्पल वगैरह, मंदिर वगैरह बेसिकली बनाते थे, और फिर कहते थे ताकि हम अपने आप को एक बाद में भी सिक्योर रख सकें। सो दे डिजीज्ड king were buried in their temple along with all the treasuries and worthy possession, मतलब जो बादशाह पैरो जो भी है उनको जब मर जाते थे तो जब उनको जलाया जाता था या दफन किया जाता था तो उनके साथ ही उनका जितना साजो सामान होता था, ख़जाना होता था, वो भी जला दिया जाता था। तो ये था इनका रिलीजन, इनका मज़हब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंशिएंट इजिप्ट किंगडम, मतलब ये अब इसमें कितनी किंगडम्स रही हैं इजिप्ट के सिस्टम में। दे आर द 3 पीरियड्स, मतलब 3 हुकूमतें आप कह लो कि रही हैं। पहली है ओल्ड, मिडल एंड न्यू। इनकी डेट्स आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, आपके पेपर है समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड किंगडम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यू किंगडम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मिडल, ठीक है। इनकी जो डेट्स लिखी हुई हैं ये मैं आगे पीछे लिख रही हूँ यहाँ पे। आपने मैच करनी होगी कि कौन सी किसके साथ मैच करती है, तो इस तरह आपके पेपर में आ सकता है। तो ये आप लोगों ने इसकी जो डेट्स हैं वो अच्छे से करनी है ताकि आपका हो जाए अच्छे से, ठीक है। ओल्ड किंगडम, दिस वाज एन एरा ऑफ एक्सेसिव इंडल्जेंसेस ऑफ द पैरो एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब ये वो ओल्ड किंगडम में ये वो एरा था जब बादशाह जो हुकूमत थी वो किसके पास थी, पैरो के पास, एट द एक्सपेंसेस ऑफ वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन हु पेड एनॉर्मस टैक्सेस हैड मिनिमल राइट्स, राइट। जितने अमीर सबसे ज़्यादा कौन था, जो बादशाह, किंग, पैरो, ये सब कुछ थे। लेकिन जो हुकूमत थी, सॉरी जो उनकी पॉपुलेशन थी वो हैवी से हैवी टैक्सेस पे कर रही थी और वो सारा पैसा इनके पास जा रहा था और ये अमीरी ज़िंदगी जी रहे थे, लग्जरियस लाइफ्स जी रहे थे अमीरों वाली, जबकि जो टैक्स पे कर रहे थे उनको कुछ ही राइट्स दिए जा रहे थे। सो इट केम टू एन एंड ड्यू टू इंटरनल वॉर एंड अ फेमाइन, तो ये जो किंगडम थी ये ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ द अंदर वॉर, लोगों के दरमियान जो है जंगें शुरू हो गई, इस वजह से ये किंगडम को ख़त्म करना पड़ा। अच्छा ही हुआ क्योंकि सिर्फ हुकूमत के पास ही पैसा था सारा, इंसानों को, पॉपुलेशन को कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे। उसके बाद आती है मिडल किंगडम। इसमें क्या था, द मिडल किंगडम को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस किंगडम को हम गोल्डन एज कहते हैं या मिडल किंगडम को हम क्या कहते हैं। तो ये आपको पता हो, क्यों कहते हैं ये भी पता हो, बिकॉज द एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि इस पीरियड में लोगों ने, जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने माइग्रेशन बहुत की है, तिजारत की है और कल्चर एक्सचेंज फ्राम द एशियाटिक रीजन, लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एशियाटिक रीजन के साथ। ऐसे हम लोग एशिया में रह रहे हैं, बाहर से इजिप्ट से लोग एशिया आते थे और यहाँ का रहन सहन, कपड़े वगैरह देख के जाते थे और फिर वो सीखते थे, तो इस वजह से इसको कहा गया गोल्डन एज। तो ये आपको याद होना चाहिए ये अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यू किंगडम। न्यू किंगडम में द इजिप्टियन एम्पायर एक्सपेंडेड ग्रेटली ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंड हो गई, फैल गई, बढ़ गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हुए थे। एक फेमस बॉय किंग था जिसका नाम था
ये लिखा हुआ है टुटनखामुन आल्सो रूल ड्यूरिंग दिस इरा, इस बंदे ने इस टाइम पीरियड में हुकूमत की थी। तो पेपर में 2 दफ़ा ये तस्वीर आई है, आपने इसका नाम लिखना होता है, तो ये नाम आपने इसका नाम स्पेलिंग से याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था एंशिएंट इजिप्शियन किंगडम के 3 पीरियड थे और इनकी डेट्स अच्छे से याद हों, और जो बाकी आपके 2 पेजेस हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।